नमस्कार दोस्तों, एमपी पुलिस एग्जाम 2026 पीआईक्यू सीरीज में आज हमारी ये तीसरे नंबर की क्लास है। और दोस्तों इन क्लासेस में हम एमपी जीके और साइंस के जितने भी पीवाईक्यू है जो कि एमपी पुलिस एग्जाम 2025 में पूछे गए उनको कवर कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर कोई भी पॉइंट आपको नया दिखे या आपको लगे कि ये हमने नहीं पढ़ा तो उसको अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों कि राजेंद्र सागर, जिसे हम नागदा नाला मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में या किस नदी घाटी बेसिन में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो राजेंद्र सागर परियोजना है ये किस नदी पर है और कहां पर बनाई गई है। तो दोस्तों याद रखना है, जो राजेंद्र सागर परियोजना है ना, ये पहला तो आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी बेसिन पर है। और अगर आपसे पूछे जिला कौन सा है तो जिला आपको बताना है बड़वानी। तो बड़वानी जिला नर्मदा नदी बेसिन पर राजेंद्र सागर परियोजना है, जिसे हम नागदा नाला मध्यम सिंचाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। दोनों में से कुछ भी नाम आपको पूछ लेगा तो दोनों नाम आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर है? बड़वानी में। अब दोस्तों यहाँ पर एक नाम इंपोर्टेंट आपको याद रखना है जो कि कौन सा है? शिवपुरी। तो शिवपुरी के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो जो शिवपुरी की हम बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पर एक परियोजना है जिसका नाम है मणिखेड़ा परियोजना। क्या नाम है? मणिखेड़ा परियोजना। या इसी मणिखेड़ा परियोजना को अटल सागर परियोजना भी कहते हैं। अटल सागर परियोजना या अटल सागर बांध कहां पर है? तो ये शिवपुरी में। अगर आपसे पूछे कि कौन सी नदी पर है दोस्तों, तो आपको बताना है सिंध नदी पर है। और ये जो बांध है ना दोस्तों, इसकी लंबाई से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, तो आपको इसकी लंबाई इंपोर्टेंट याद रखना है। इसकी लंबाई है 1070 मीटर। 1070 मीटर इस मणिखेड़ा या अटल सागर बांध की लंबाई है, जो कि एमपी पुलिस एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। और आप सभी को पता है कि बांध से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए पिछले बार, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि मध्य प्रदेश के भोपाल रियासत पर किस अफगान जनरल के वंशजों का शासन था जिन्होंने 1949 में भारत के विलय तक शासन किया। अब एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों, एक व्यक्ति है जो कि आया था अफगान से, और उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों दोस्त मोहम्मद खान। क्या नाम है? तो दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि जो भोपाल है, इस भोपाल का सबसे पहला नवाब कौन था, तो भोपाल का सबसे पहला जो नवाब था दोस्तों, उसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान। अब देखो, भोपाल की स्थापना या जो भोपाल वाला क्षेत्र है तो राजा भोज ने बसाया, लेकिन ये जो नवाब आया था ना, या दोस्त मोहम्मद खान आया था, ये पहला नवाब वहां का बना था, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ये जो नवाब है, इन नवाब के बाद में दोस्त मोहम्मद खान, फिर फैज मोहम्मद खान, ऐसा शासन चला। लेकिन दोस्तों जब आखिरी में फिर यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर बेगम का शासन आ गया। क्या हो गया? बेगम का शासन आ गया। तो ये जो बेगमों का शासन आया, उनमें जो सबसे पहली बेगम थी ना, उनका नाम आपको याद रखना है कुदसिया बेगम। क्या नाम है? कुदसिया बेगम। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे पूछे पहले नवाब का नाम क्या था, तो दोस्त मोहम्मद खान था, और पहली बेगम का नाम क्या था, तो पहली बेगम थी कुदसिया बेगम। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्त मोहम्मद खान। एक चीज और आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो भोपाल है ना, इस भोपाल के बारे में एक चीज आपको याद रखना है कि भोपाल का जो विलय हुआ था वो 1 जून 1949 में, 1 जून 1949 में भोपाल का विलय भारत में हो गया था। और इस समय जो यहाँ का नवाब था उसका नाम था मोहम्मद हमीदुल्लाह खान। मोहम्मद हमीदुल्लाह खान। तो ये तीन नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि यहाँ से हमीदुल्लाह खान, ठीक है। तो ये तीन नाम से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। पहला नवाब दोस्त मोहम्मद खान, पहली बेगम कुदसिया बेगम, और जब भोपाल को भारत संघ में शामिल किया गया था तब नवाब था मोहम्मद हमीदुल्लाह खान। और भोपाल को भारत में कब शामिल किया गया? 1 जून 1949 में शामिल किया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी पर स्थित इंदिरा सागर बांध की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है। मतलब आपसे पूछा है कि इंदिरा सागर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। दोस्तों एक चीज याद रखना है कि ये जो नर्मदा नदी है ना, इस नर्मदा नदी पर जितनी भी परियोजना है, नर्मदा नदी पर जितनी भी परियोजना बनाई गई है, तो नर्मदा नदी पर जो परियोजना बनाई गई है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना में गिनी जाती है। नर्मदा नदी की परियोजना है।
अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे पूछे कि नर्मदा नदी पर कितने बड़े बांध बनाए जाते हैं, आपको बताना है 29 बड़े बांध बनाए गए। अगर आपसे पूछे कि कितने मध्यम बांध बनाए जा रहे हैं, तो आपको बताना है 135 मध्यम बांध बना रहे जा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कितने लघु बांध बना रहे, तो आपको याद रखना है दोस्तों 3000 लघु बांध बना रहे। ये डाटा आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। बड़े बांध 29 है, मध्यम 135 है और लघु आपका 3000 है। इन सब में से जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन क्षमता वाला जो बांध है ना दोस्तों, उसका नाम है इंदिरा सागर बांध। और इंदिरा सागर बांध आपका कहां पर आता है, तो आपको याद रखना है इंदिरा सागर बांध आता है आपका खंडवा में। तो इंदिरा सागर बांध खंडवा में हो गया। और इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है, वो विद्युत उत्पादन क्षमता आपको याद रखना है कितनी है दोस्तों, 1000 मेगावाट। तो इंदिरा सागर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो ये आपको याद रखना है 1000 मेगावाट है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इंदिरा सागर कहां पर है, तो पुनासा खंडवा में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1956 में राज्य पुनर्गठन के दौरान मध्य प्रदेश के साथ किन पड़ोसी राज्यों का मामूली सीमा संयोजन या मामूली सीमा लेन देन हुआ। अब देखो एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि जब 1956 की हम बात करें, तो 1956 में आपका 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। और मैंने आपसे ये बोला था कि जो पार्ट ए है दोस्तों, इस पार्ट ए में क्या हुआ था, तो पार्ट ए पे 8 ऐसे जिले थे जो मराठी भाषा बोलते थे। तो 8 ऐसे जिले थे जो मराठी भाषा बोलते थे। तो इन मराठी भाषा बोलने वाले जिलों को अपन ने कहाँ मिला दिया था, महाराष्ट्र में मिला दिया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि पार्ट बी में दोस्तों एक तहसील थी जिसका नाम है सिरोंज तहसील। तो ये जो सिरोंज तहसील है ना, ये अपन ने कहाँ ले ली थी, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और एक गांव था जिसका नाम है सुनेल टप्पा। तो ये जो सुनेल टप्पा गांव है ना, ये अपन ने किसको दे दिया था, तो ये इसको राजस्थान को दे दिया था। और पार्ट सी के बारे में मैंने आपको बताया था कि पार्ट सी में कोई भी चेंज नहीं हुआ था, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ था और अपन ने रख लिया था। तो अब देखो मैंने आपसे कहा कि मराठी भाषा के 8 जिले अपन ने महाराष्ट्र को दे दिए, मतलब महाराष्ट्र के साथ में तो कुछ ना कुछ सीमा का संयोजन हुआ। आपका राजस्थान को भी अपन ने सुनेल टप्पा गांव दिया, तो राजस्थान के साथ भी सीमा का कुछ ना कुछ संयोजन हुआ। मतलब 5 अपने पड़ोसी राज्य, जिनमें 2 ऐसे राज्य जिनके साथ अपन ने सीमा का संयोजन किया। लेकिन दोस्तों हम बात करें गुजरात की, राजस्थान की और उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे ना, तो गुजरात और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ मामूली संयोजन हुआ। सबसे ज्यादा जो संयोजन हुआ किसके साथ हुआ, महाराष्ट्र के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र के 8 ऐसे जिले थे जो मराठी बोलते थे और मध्य प्रदेश में शामिल थे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से भी आपको टिक करने पड़ेंगे, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इनके साथ में मामूली संयोजन हुआ, ज्यादा लंबा चौड़ा संयोजन नहीं हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्य प्रदेश में होने वाली कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 85 से 90% भाग किस मानसून के से प्राप्त होता है। अब देखो दोस्तों एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश में वर्षा होती है ना, वो मध्य प्रदेश में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। और दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो वर्षा होगी वो अरब सागर से होगी। कहां से होगी, अरब सागर से, क्योंकि मध्य प्रदेश में होने वाली वो जो वर्षा है या जो मानसून है वो अरब सागर से आता है। तो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और वर्षा जून से सितंबर के महीने में यहाँ पर होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब दोस्तों वर्षा से अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जो वर्षा है, ये वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो सबसे ज्यादा वर्षा आपको बताना है पंचमढ़ी में। और पंचमढ़ी में कितना सेंटीमीटर, तो 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे कम वर्षा आपको बताना है दोस्तों भिंड में। और भिंड का भी कौन सा स्थान है, तो भिंड का एक स्थान है जिसका नाम है गोहद। और यहाँ कितनी वर्षा होती है, तो यहाँ 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो फिर आपको बालाघाट बताना है, बालाघाट बताना है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला पठार कौन सा है, तो फिर पठार में आपको बताना है दोस्तों बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है दोस्तों। ये जो वर्षा हो गया या मानसून हो गया, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो मैं 2-3 चीजें आपको क्लियर करवा रहा हूं ताकि आपका एक भी डाउट यहां से नहीं रहे। दोस्तों माना कि आपका जो मध्य प्रदेश है ना, ये मैंने बता दिया कि मान लो अपन ऐसे बना लेते ये आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश ऐसा तो नहीं है पर अपन मान लेते इस मध्य प्रदेश में ये तो आपका उत्तर वाला क्षेत्र है, ये आपका दक्षिण वाला क्षेत्र है, ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है, ठीक है।
अब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे ना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर अगर हम चलेंगे, पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर अगर हम चलेंगे, तो पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर अगर हम चलेंगे तो वर्षा की मात्रा में क्या होगा दोस्तों, तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी, वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। एक चीज आपको ये याद रखना है, एक चीज आपको ये याद रखना है दोस्तों कि जब भी हम दक्षिण से लेकर, कहां से, दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर चलेंगे तो जो तापमान है ना दोस्तों, ये तापमान क्या होगा, तो तापमान बढ़ेगा। ये दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। पश्चिम से अगर पूर्व की ओर जा रहे हो तो वर्षा बढ़ रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हो तो तापमान बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि शहीद चंद्रशेखर आजाद किन वर्षों के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित रहे। अब दोस्तों शहीद चंद्रशेखर आजाद के बारे में अगर आप जानते हो तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म झाबुआ में हुआ था, ठीक है। और वर्तमान में ये क्षेत्र आपका कहाँ आ गया दोस्तों, अलीराजपुर में, अलीराजपुर में, ठीक है। तो आपने सुना होगा दोस्तों कि शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे एक परियोजना बनाई गई है। क्या बनाई गई है, परियोजना बनाई गई है। और इस परियोजना का नाम क्या है, शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना। और इसी परियोजना को हथनी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें अगर आपसे पूछे नदी कौन सी है दोस्तों, तो इसमें नदी है हथनी नदी। और ये हथनी नदी जो है ना, ये किसकी सहायक नदी है, तो ये नर्मदा की सहायक नदी है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद परियोजना या हथनी परियोजना कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों जोबट में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और चंद्रशेखर आजाद जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित कब थे, तो 1926 से लेकर 1931 तक ये क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित रहे। मतलब कोई सा भी टॉपिक आपका आ जाए, उससे रिलेटेड जो प्रश्न अपने एमपी से बन रहे हैं ना, वो आपको याद होने चाहिए। अगला है कि मध्य प्रदेश की उर्मिल सिंचाई परियोजना किस नदी घाटी बेसिन का हिस्सा है। अब देखो एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों, एक नदी है जिसका नाम है केन नदी। क्या नाम है, केन नदी। और केन नदी का बारे में अगर आपसे पूछे कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो इसका उद्गम हुआ दोस्तों कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी। और कैमूर पहाड़ी कहाँ आती है, तो ये कटनी में आती है। कहाँ आती है, कटनी में आती है। अब दोस्तों चीज ये समझना कि केन नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलते हुए दोस्तों कहाँ पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी। और उत्तर प्रदेश में एक नदी है दोस्तों जिसका नाम है यमुना नदी, यमुना नदी। और यमुना नदी में ये जाकर समापन हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछे कि भाई केन नदी का समापन कहाँ हुआ, तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश में हुआ। और दोस्तों इसी केन नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है उर्मिल। क्या नाम है, उर्मिल। तो उर्मिल का समापन किस में हो रहा है, केन नदी में हो रहा है, क्योंकि ये उर्मिल केन नदी की सहायक नदी है। और दोनों ही मिलकर कहाँ समापन हो जाता है इनका, तो यमुना नदी में हो जाता है। क्या आपको यहाँ पर यमुना नदी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यमुना नदी आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो दोस्तों यहीं से आपकी एक और नदी आती है जिसका नाम है गंगा नदी। क्या नाम है, गंगा नदी। और दोस्तों ये जो यमुना नदी है ना, ये आगे जाकर किस नदी में मिल जाती है, तो ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो मतलब अपन ये कह सकते हैं कि उर्मिल सिंचाई परियोजना जो है ये किस नदी घाटी बेसिन का हिस्सा है। तो अगर यमुना नदी नहीं है तो फिर अपने को बताना है गंगा नदी बेसिन, ठीक है। क्योंकि यमुना नदी का समापन ही गंगा में हो रहा है। तो यमुना हो गई, केन हो गई, उर्मिल हो गई, ये सब मिलकर किस में जाती है, तो ये गंगा नदी में जाती है। तो ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि स्वतंत्रता के बाद मालवा और ग्वालियर क्षेत्र की टोटल 25 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत या मालवा यूनियन का गठन किस वर्ष किया गया। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि आपका एक पार्ट आता है जिस पार्ट का नाम है पार्ट बी। क्या नाम है, पार्ट बी। और इसी पार्ट बी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको मध्य भारत बोला जाता है, या इसी पार्ट बी का नाम मालवा यूनियन भी है, मालवा यूनियन भी है। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसमें टोटल कितनी रियासतें हैं, तो इसमें टोटल 25 रियासतों को शामिल किया गया था, 25 रियासतें इसमें शामिल की गई थी। इसके जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे उनका नाम था दोस्तों लीलाधर सेठ। क्या नाम था, लीलाधर सेठ जो थे ये इसके मुख्यमंत्री बने थे। फिर मैंने आपसे ये कहा था दोस्तों कि इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 1948 में किया गया था। और पार्ट बी की मैंने आपको बताई थी टोटल 2 राजधानियां थी। एक राजधानी थी दोस्तों इंदौर, कहाँ थी, इंदौर। और जो इंदौर राजधानी थी नहीं वो कब थी, तो वो ग्रीष्म काल में थी, यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी, इंदौर में। और अगर आपसे पूछे एक और राजधानी कहाँ थी, तो वो ग्वालियर में थी। और ग्वालियर में राजधानी कब थी, तो वो शीतकालीन राजधानी थी,
इतने पॉइंट आपको इंपोर्टेंट याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। पार्ट बी में 25 रियासतें थी और इसका गठन 1948 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल घाटी या चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर बांध की अनुमानित लंबाई कितनी है। मैंने आपसे कहा था कि 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए वो बांध की लंबाई से भर भर के पूछे गए। ये जो गांधी सागर बांध है ना दोस्तों, इसके बारे में एक दो चीज आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है दोस्तों कि जो गांधी सागर बांध है ना, ये गांधी सागर बांध किस नदी पर है, तो ये चंबल नदी पर है। फिर अगर आपसे पूछे कि चंबल नदी पर तो है पर कहाँ है, तो नाम लिखा है मंदसौर में है। कहाँ पर है, मंदसौर में। अगर आपसे पूछे कि इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 115 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। और एक चीज और याद रखना है दोस्तों कि ये मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। मध्य प्रदेश की पहली परियोजना अगर आपसे पूछे तो वो कौन सी है, गांधी सागर परियोजना। या मध्य प्रदेश में पहली बार बिजली का जो उत्पादन शुरू किया था वो गांधी सागर बांध मंदसौर से किया था। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि सर यहाँ तो लंबाई और चौड़ाई से क्वेश्चन पूछ लिए। अब लंबाई चौड़ाई से क्वेश्चन पूछ लिए तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि इसकी ऊंचाई कितनी है, लंबाई तो पूछी है अपन ऊंचाई और याद कर लेते। तो इसकी ऊंचाई आपको बताना है दोस्तों 62.17 मीटर, मतलब 62.17 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। और लंबाई पूछे तो आपको पता ही है भैया, लंबाई है 514 मीटर। मतलब ऊंचाई मैंने बता दी, लंबाई आपके क्वेश्चन में दी गई है 514 मीटर। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है और उसके साथ में इतनी चीजें तो आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो चंबल नदी है ना दोस्तों, इसके बारे में एक चीज और याद रखना है, इस पर टोटल कितने बांध बनाए गए, तो 3। एक तो गांधी सागर बांध हो गया, एक आपको याद रखना है राणा सागर बांध, और एक आपको याद रखना है जवाहर सागर बांध। तो जवाहर सागर बांध भी आपको याद रखना है, दोनों के दोनों राजस्थान में और एक मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। किसने करवाया दोस्तों, एक शासक था जिसका नाम था दोस्तों कनिष्क, और कनिष्क ने क्या करवाया, तो कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। दोस्तों ये जो बौद्ध संगति होती है ना, बौद्ध संगति का मतलब होता है कि बौद्ध धर्म की सभाएं या बौद्ध धर्म की मीटिंग। तो ये बौद्ध धर्म की सभाओं से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एक बार में जितनी भी बौद्ध संगतियां हुई है उनको कवर कर लेते हैं। देखो सबसे पहली जो बौद्ध संगति होती है ना दोस्तों, वो होती है 483 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ होती है, तो ये राजगृह में होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहली वाली कहाँ होती है, राजगृह में। और इसके जो अध्यक्ष थे ना वो कौन थे, तो महाकश्यप थे, ये भी इंपोर्टेंट है। और किसके शासन काल में हुई, तो अजातशत्रु। हर्यक वंश या पितृहंता वंश जिसे कहते थे, उसका शासक था अजातशत्रु। इसी के शासन काल में पहली बौद्ध संगति होती है राजगृह में, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे महाकश्यप को। फिर आपसे पूछे दूसरी कब हुई, तो 483 के बाद में 383 पर आ जाओ सीधे, और ये कहां पर हुई, वैशाली में होती है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए ना दोस्तों, उनका नाम था सभाकामी। क्या नाम था, सभाकामी। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो इसमें जो शासक थे ना वो कौन थे, तो कालाशोक थे। और कालाशोक कहाँ के थे, कालाशोक किस वंश के थे, तो ये शिशुनाग वंश से संबंधित थे। फिर अगली आती है दोस्तों आपकी तीसरी, तो तीसरी होती है 250 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ होती है, तो ये पाटलिपुत्र में होती है, पाटलिपुत्र में। और सबसे इंपॉर्टेंट इनके जो अध्यक्ष बने थे वो मोगलीपुत्र तिस्सु बने थे, ठीक है। तो मोगलीपुत्र तिस्सु जो है इसके अध्यक्ष बने थे। और इस टाइम पे जो शासक थे वो कौन थे, तो अशोक शासक थे दोस्तों। अशोक बौद्ध धर्म के शासक थे, मौर्य वंश से संबंधित थे। इन्हीं के समय तीसरी बौद्ध संगति होती है। और अशोक ने याद रखना है दोस्तों कितने, तो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। और चौथी जो कि आपके क्वेश्चन में पूछी गई, ये होती है कुंडल वन में। और कुंडल वन कहाँ आता है, कश्मीर में। इसमें जो अध्यक्ष थे उनका नाम था वसुमित्र। और अगर आपसे पूछे किसका शासनकाल था, तो कनिष्क का शासनकाल था, जो कि कुषाण वंश से संबंधित थे। दोस्तों जैसे ही चौथी बौद्ध संगति हुई ना, यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है इसका क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। एक तो हीनयान शाखा बन जाती है और एक महायान शाखा बन जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि बौद्ध का विभाजन किस संगति के बाद में हुआ, तो चौथी बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म है वो बढ़ गया था। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में यदि गैसों और अणुओं के साथ बड़े धूल कण आ जाए तो जो सूर्य का प्रकाश है वो उनके साथ कौन सी क्रिया करते हैं। देखो
जब भी वायुमंडल में गैस या धूल के बड़े कण आते हैं और उन धूल के कणों से या गैस के कणों से जो आपका सूर्य का प्रकाश आता है, तो वो सूर्य का प्रकाश बिखर जाता है और इसी घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस क्रिया को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो नाम दिया गया है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो हीरा चमकता है ना दोस्तों, वो हीरा किस कारण चमकता है? तो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया। एक आपने देखा होगा दोस्तों, मृग मारीचिका। तो ये मृग मारीचिका भी जो है वो किसके कारण होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। दो आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद गणतांत्रिक शासन व्यवस्था का पालन करता था? एक चीज और याद रखना है दोस्तों कि अगर आपसे पूछे ना, देखो एक चीज आती है हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, ये कैसी सभ्यता है? तो ये आपका शहरी सभ्यता है। शहरी सभ्यता, ये चीज आपको याद रखना है। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। और यहाँ पर जो मुख्य चीजें थी या पर जो क्षेत्र था, उनको क्या कहा जाता था? इन क्षेत्र को कहा जाता था दोस्तों जन। क्या कहा जाता है? जन। फिर दोस्तों जो आपका हड़प्पा सभ्यता जाती है ना, उसके बाद में आती है वैदिक सभ्यता। और जो वैदिक सभ्यता है ना, इस वैदिक सभ्यता का जो क्षेत्र था या उन क्षेत्र के जो लोग थे, उन क्षेत्र को कहा जाता था जनपद। क्या कहा जाता था? जनपद। और वैदिक सभ्यता के बाद में आता है दोस्तों क्या? तो महाजनपद। क्या आता है? महाजनपद। मतलब जो ये जनपद है ना, ये किस में परिवर्तन हो गए थे? महाजनपद में परिवर्तन हो गए थे। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या आपको याद रखना है दोस्तों 16। और ये बात हमें कहां से पता चलती है कि महाजनपदों की संख्या 16 थी? तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म है ना, इस बौद्ध धर्म का एक ये ग्रंथ आता है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। और एक धर्म है जैन धर्म, और जैन धर्म का एक ग्रंथ है दोस्तों जिसका नाम है भगवती सूत्र। तो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म का भगवती सूत्र, इन दोनों ग्रंथों से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि जो आपके महाजनपद है ना, इनकी टोटल संख्या 16 थी। अब 16 महाजनपदों में से दोस्तों एक जनपद ऐसा था जो क्या था? तो गणतंत्र था, और जिसका नाम था वज्जी। और वज्जी की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? वैशाली थी। कहाँ थी? वैशाली। तो ये कैसा था? गणतंत्र था। मतलब यहाँ पर जो जनता थी वो जनता ही सर्वोच्च थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वज्जी। वज्जी की राजधानी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है वैशाली, ठीक है। अगला आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में केंद्र सरकार द्वारा कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति होगा? अब दोस्तों भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? आप लोगों ने एग्जाम दी होगी या टेस्ट लगाए होंगे, तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जो राष्ट्रपति है ना, इस राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल है वो आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो एक बार में हम सारे आर्टिकल को क्लियर करने वाले। सबसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो ये किस में बात कही है? अनुच्छेद 52 में। देखो यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 52 अपने को ये बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। कौन बताता है? तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 बताता है। अनुच्छेद 52 के बाद में अनुच्छेद 53 पर जब आप आते, तो अनुच्छेद 53 में ये कहा जाता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा ना, वो ही संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। मतलब संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। ये बात अनुच्छेद 53 में बोली गई है, ठीक है। और अनुच्छेद 54 जो आता है ना दोस्तों, उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया जाता है कि भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, या राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, ठीक है। उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। राष्ट्रपति जो है ना, ये राष्ट्रपति की शपथ के बारे में उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 60 में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको क्या दिलवाता है? सर्वोच्च शपथ दिलवाता है। एक चीज और आपको याद रखना है दोस्तों कि अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता दे रखी है, और इनकी आयु कितनी है? तो जो भी व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, वो ही भारत का राष्ट्रपति बनने के योग्य रहता है। और एक आपको याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 61।
इसमें राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है जिसको कहा जाता है महाभियोग। ठीक है, तो राष्ट्रपति को अगर हटाया जाता है तो किस प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है, महाभियोग के तहत इसको हटाया जाता है। और ये बात किसमें कही गई है, तो ये बात कही गई है दोस्तों अनुच्छेद 61 में। तो अनुच्छेद 61 या 61 आपको याद रखना है। 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, उसके बाद में 58 में योग्यता है, 53 में आपका कार्यपालिका का प्रमुख है और 52 में आपका भारत का एक राष्ट्रपति। ये बात आपको कही गई है। मैंने आपसे ये कहा दोस्तों कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति को दोस्तों शपथ दिलाता है आपका जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति को जो हटाया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत हटाया जाता है, तो वो आर्टिकल है 61 और इसका नाम है दोस्तों महाभियोग। महाभियोग। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों कि जब राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है ना तो इनके बाद में इनकी कुर्सी पर कौन बैठते हैं, तो इनकी कुर्सी पर बैठेगा दोस्तों उपराष्ट्रपति। कौन बैठेगा, उपराष्ट्रपति बैठेगा। तो ये इतनी चीजें आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि वायुमंडल में किन गैसों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि के कारण अम्लीय वर्षा की घटना होती है। दोस्तों दो सबसे इंपॉर्टेंट गैस आपको याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड और एक गैस का नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों ही ऐसी गैसें हैं जो आपकी वर्षा होती है ना, इन वर्षा की बूंदों में मिल जाती है और वर्षा की बूंदों में मिल जाती है तो इनको कहा जाता है अम्लीय वर्षा। और दोस्तों ये काम क्या करती है, आपने देखा होगा ताजमहल बहुत ही ज्यादा वाइट था, लेकिन आज के टाइम पर जो ताजमहल है ना उसका जो कलर है वो हल्का सा पीला पड़ने लगा है। वो पीला पड़ने का कारण क्या है कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है ना, ये वर्षा की बूंदों में मिल जाता है और जब ये बारिश होती है तो इनके कारण ताजमहल का कलर पीला पड़ रहा है। तो ये ताजमहल के कलर वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संवैधानिक विकास में अल्पसंख्यकों के सुरक्षा उपाय जैसे पृथक निर्वाचन प्रणाली को औपचारिक रूप से किस अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। एक अधिनियम आया था दोस्तों जिसका नाम है 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। क्या नाम था, 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। और 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम में क्या कहा गया था कि हम क्या करेंगे, पृथक निर्वाचन प्रणाली लाएंगे। क्या करेंगे, पृथक निर्वाचन प्रणाली लाएंगे। ये बात किसने कही थी, तो मार्ले मिंटो अधिनियम ने कही थी और इन्होंने एक प्रस्ताव ऐसा प्रस्तुत किया था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, जैसे हम एक अधिनियम पर पहुंचे 1909 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, तो इसमें क्या किया दोस्तों, ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है ना इसका विस्तार कर दिया। विस्तार मतलब क्या हो गया, तो इन्होंने ये बताया कि हम मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली बनाएंगे, हिंदू के लिए अलग बनाएंगे और हिंदुओं में भी जितने भी आपके कास्ट है उन सब कास्ट के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली बनाएंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहली बार अधिनियम कौन लाया, तो 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम इसका राइट आंसर होगा। लेकिन जो आपका पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किस अधिनियम में किया गया, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में किया गया। तो दोनों क्वेश्चन सोच समझकर आपको लगाना है। ठीक है, अगला, भारत के किस राज्य के अंतर्गत क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन है। दोस्तों जब भी वन में बात आ जाए तो आपको एक ही नाम याद रखना है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है ना दोस्तों, इस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल पाया जाता है। ठीक है साहब, ये तो बता दिया कि सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होगी। आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वनों वाला जिला कौन सा है, तो आपको बताना है दोस्तों बालाघाट। क्या बताना है, बालाघाट। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है, तो आपको बताना है शाजापुर। शाजापुर। फिर भी बात खत्म नहीं होगी दोस्तों, आपसे पूछेगा कि परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहां पर है। भाई वैसे तो अपन ने देख लिए, लेकिन प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहां पर है, तो फिर आपको बताना है उमरिया। बालाघाट के ही पास जिला है उमरिया। और परसेंटेज में सबसे कम कहां पर है, तो आपको बताना है दोस्तों उज्जैन। तो उज्जैन शाजापुर के पास में आता है उज्जैन। ठीक है, तो ये आपको 4 जिलों के नाम याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे ज्यादा बाघ भी कहाँ पर है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। ये चीज आपको याद रखना है।
एक चीज और आपको याद रखना है दोस्तों, कुछ खनिज ऐसे हैं जहां से हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। तो एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश है ना, कुछ खनिज में पहले नंबर पर है। एक तो हीरा आपको याद रखना है, एक तांबा आपको याद रखना है, और एक आपका मैग्नीज। ये 3 खनिज के नाम आपको याद रखना है, इनमें मध्य प्रदेश प्रथम पर है। और एक खनिज आपको याद रखना है जिसका नाम है कोयला, और कोयले में दोस्तों मध्य प्रदेश जो है ना, इसका चौथा नंबर है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि मध्य प्रदेश के संबंध रखने वाले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के किस पद पर आसीन थे। दोस्तों ये जो नाम है ना, ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा नाम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो आपको याद रखना है दोस्तों कि मैंने आपसे ये बताया था कि एक क्षेत्र था जिसका नाम है भोपाल, और भोपाल जब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान के हाथ में था, वो भोपाल को भारत संघ में शामिल नहीं करना चाहता था। तो जब प्रजामंडल आंदोलन हुआ और 1 जून 1949 को जब भोपाल भारत में शामिल किया गया, तो भोपाल के जो प्रमुख बनाए गए थे ना दोस्तों, वो शंकर दयाल शर्मा बनाए गए थे। हालांकि बाद में जो भोपाल है, इस भोपाल को पार्ट सी में शामिल कर दिया गया था, लेकिन भोपाल के जो प्रमुख बनाए गए थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था दोस्तों शंकर दयाल शर्मा। पहली चीज आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो शंकर दयाल शर्मा है ना दोस्तों, ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। भारत के राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं, तो शंकर दयाल शर्मा रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एनपीसीआई का संबंध डिजिटल भुगतान से है तो यूआईडीएआई का संबंध किससे है। यूआईडीएआई का संबंध किससे है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप जब भी आधार कार्ड में संशोधन करवाने जाते हो तो आपने देखा होगा यूआईडीएआई वाली वेबसाइट पर हम जाते हैं। ठीक है, तो ये अब लॉजिक वाला क्वेश्चन है जो कि आपके नॉलेज पर डिपेंड करेगा। तो यूआईडीएआई का संबंध किससे है, तो जो आधार कार्ड से संबंधित बायोमेट्रिक डाटा का प्रबंधन है, इससे आपका यूआईडीएआई का संबंध है। ठीक है, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब अगर आपको नॉलेज है इन चीजों का तो आप क्वेश्चन बना दोगे। अगला, भारत में प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। अब देखो, हम पढ़ते रहते हैं मध्य प्रदेश का, और कभी भी फेस्टिवल आपका कहाँ से पूछ लेता है, तो भारत के फेस्टिवल भी पूछ लेता है। तो दोस्तों ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना, ये बहुत ही फेमस है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, तो नागालैंड में मनाया जाता है। मतलब आपकी कॉपी में आपको एक चीज याद रखनी है कि हमें मध्य प्रदेश के फेस्टिवल भी याद रखने हैं और हमें इंडिया के फेस्टिवल भी याद रखने हैं, क्योंकि फेस्टिवल इंडिया के हो या मध्य प्रदेश के हो, हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। और एक आपको याद रखना है दोस्तों, जितने भी नृत्य हो गए ना, ये आपको इंडिया के भी याद रखने हैं और आपको मध्य प्रदेश के भी याद रखना है, और एक आपको शास्त्रीय नृत्य याद रखना है। ये इतना आपको होमवर्क करना है, तब जाकर आपका एग्जाम में स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो डेली जो होमवर्क है वो आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां अमरकंटक के पठार से उत्पन्न होती है। एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों, अमरकंटक बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है। अमरकंटक के बारे में 2-3 चीजें आपको याद रखना है दोस्तों, कि अगर आपसे पूछे ना कि अमरकंटक किस जिले में है, तो आपको पता ही होगा कि भैया ये तो अनूपपुर जिले में है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, ये किस पर्वत श्रेणी में आता है, तो ये मेकल पर्वत श्रेणी में आता है, मेकल पर्वत श्रेणी में आता है। ठीक है, और अमरकंटक से आपको याद रखना है दोस्तों, 3 नदियों का उद्गम हुआ है। एक नदी का नाम है नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। एक नदी का नाम याद रखना है दोस्तों सोन, और एक नदी का याद रखना है दोस्तों जोहिला। तो नर्मदा, सोन और जोहिला, तीनों की तीनों नदियां अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे दोस्तों, एक घाटी है जिसका नाम है किरार घाटी, किरार घाटी, और किरार घाटी के कारण ही मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम ज्यादा हम बताते हैं। तो किरार घाटी जो है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में विवादित घाटी है, और ये भी कहाँ आती है, अमरकंटक में आती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां अमरकंटक से निकलती है, तो नर्मदा और सोन निकलती है। और वैसे तो आपको याद रखना है कितनी नदियां निकलती है, 3 नदियां निकलती है। तो दोस्तों ये एमपी पुलिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें अपन ने एमपी जीके, उसके बाद में जीके और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया। ठीक है, हम अभी तीनों मिक्स कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, साइंस के सेपरेट क्वेश्चन लाएंगे, ताकि आपको साइंस में दिक्कत बिल्कुल खत्म हो जाए। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।